नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे कि गवर्नमेंट ने प्रपोज किया और हम सब ने उस पर बात की थी। हमने पिछले वीडियो में भी इस पूरे पे बात की थी और हमने बताया कि ये कितनी बेहतरीन पॉलिसी जो कि आई है। हमने इसके कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे भी बात की थी कि इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब ये प्रपोज की गई थी लोगों को लगा बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे दिन से क्या हुआ, दूसरे तीसरे दिन से इसको रिजेक्ट एनईपी शुरू हो गया और रिजेक्ट एनईपी, रिजेक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है। इवन आज भी अगर आप देखोगे तो आज भी लोग ट्वीट करने पे लगे हुए रिजेक्ट एनईपी, रिजेक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक्चुअली में हमने जब पिछले वीडियो में बात की थी और मैंने ही नहीं, काफ़ी लोगों ने इस टॉपिक पे बात की थी, काफ़ी यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पे बात की थी, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने इस टॉपिक पे बात की थी, तो फिर हम सब सेटिस्फाइड हो गए, पूरी ऑडियंस जो थी वो पूरी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन हम लोगों ने बस ऊपर ऊपर से बात की थी। देखिए, हम किसी भी टॉपिक पे, किसी भी प्रोसेस पे बात करते हैं तो आदमी को समझ तो आ जाता है, लेकिन अंदर अंदर एक डाउट और एक कन्फ्यूजन रह जाता है। उस कन्फ्यूजन और डाउट को क्लियर करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक एग्जाम्पल की। तो आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसकी वजह से वो लोग कह रहे हैं कि रिजेक्ट एनईपी, रिजेक्ट एनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहला जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक था वो था एक्सपेंसिव। अब जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्मली स्कूल्स में एक एवरेज हम निकाले तो इंडियन स्कूल्स में जो है हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आध घंटे के पीटी के पीरियड्स होते हैं। अब आप सोचिए सिर्फ हफ्ते में 2 दिन, मतलब हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे का आपका पीटी का पीरियड, गेम का पीरियड या स्पोर्ट्स का पीरियड होता है, जिसके लिए स्कूल वाले पता नहीं कितने चार्ज करते हैं। और यही नहीं, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस की फीस से इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे फीस का बजट कहाँ तक पहुँचा देगी। और फिर लोगों का ये कहना है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम और जितनी नई चीज़ें आएंगी, जो प्रैक्टिकल थ्योरीज आएंगी, जो एक्टिविटीज़ आएंगी, जो असिस्टमेंट्स आएंगे, ये एजुकेशन सिस्टम को और महंगा कर देंगे, जो हमारे एजुकेशन को और महंगा कर देंगे और जो एजुकेशन सिस्टम है वो और बर्बाद होगा। अब छठी क्लास का जो बच्चा होता है उसकी जो एज होती है वो 11 से 12 साल की होती होगी और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से अगर आप काम कराते हो तो वो चाइल्ड लेबर है। एक्चुअली में ये चाइल्ड लेबर तो है नहीं, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं ये चाइल्ड लेबर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तब से हम स्वच्छ भारत अभियान बना रहे 2 अक्टूबर को, वन महोत्सव बनाते हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक बनाते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आप बच्चों से गड्ढे खुदवाइए, उनसे पेड़ लगवाइए, आप बच्चों से स्कूल में साफ़ सफाई करवाइए ताकि बच्चे भी तो ये चीज़ें सीखें। लेकिन कुछ विलेजेस स्कूल में गवर्नमेंट टीचर्स के साथ क्या होता है कि गवर्नमेंट टीचर ये सब काम कराती तो है, लेकिन कुछ लोकल लोग या फिर हम कह लें कोई लोकल मीडिया जो सिर्फ पैसों की लालच की वजह से वीडियो रिकॉर्ड करते हो और उन्हें नेशनल टीवी पे दिखाते हैं। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही हो तो आप YouTube पे इस टॉपिक को सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तमाम वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें ये बोला जा रहा है कि टीचर्स मजदूरी कराते हैं बच्चे से। लेकिन अब आप ये सोचिए, कोई पेड़ लगवाएगा तो पेड़ लगवाने में टीचर का क्या फ़ायदा, या फिर अगर आप कहें स्कूल की साफ़ सफाई कराए तो उसमें क्या फ़ायदा, या तो टीचर अपने घर की साफ़ सफाई कराए तो हम चाइल्ड लेबर कह सकते हैं। लैक ऑफ टीचर्स है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बोली थी कि जो एवरेज हम बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में 2 से 3 टीचर्स होते हैं। अब आप सोचिए मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो हमारे साइंस हुए, सोशल साइंस हुए, हिंदी हुए, इंग्लिश हुए, गवर्नमेंट स्कूल्स में नॉर्थन इंडिया के इंग्लिश की टीचर्स की कमी रहती है, साइंस के टीचर्स की कमी रहती है और मैथ्स के टीचर्स की कमी रहती है। अब जब हमारे पास मेन सब्जेक्ट्स की कमी है तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उनके टीचर्स हम कहाँ से लाएंगे। लैंग्वेज, ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा इस पूरी पॉलिसीज का, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 3 टाइप की लैंग्वेज होती है जिसमें बच्चा पढ़ेगा, रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज और मदर टंग। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में इंग्लिश इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। ना बहुत से लोगों की लोकल लैंग्वेज है, ना ही बहुत से लोगों की ये रीजनल लैंग्वेज है और ना ही बहुत से लोगों की ये मदर टंग है। मैं मानता हूँ हिंदी को प्रमोट और सपोर्ट करना जरूरी है, या बाकी लैंग्वेजेस को भी प्रमोट और सपोर्ट करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए हम इंग्लिश से मुंह नहीं मोड़ सकते और ना ही हम इंग्लिश को रिजेक्ट कर सके। अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट में जो इंडियंस का एक प्रभाव है, इंडियंस ग्लोबली कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ अपनी इंग्लिश की वजह से है। नॉलेज और स्किल्स की वजह से इतना नहीं है जितना हम अपनी इंग्लिश की वजह से करते हैं। एशियंस में इंडियंस को प्रेफर किया जाता है ओवर कोरियंस, चाइनीज एंड जापानीज, सिर्फ और सिर्फ उनकी इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश वोकैब और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की वजह से। कि जो
इंजीनियर, डॉक्टर्स और जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या फिर जितने भी प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनीज अपनी इंग्लिश की वजह से ही जॉब देती है। ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरेंस होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि आप कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खुद बना सकते हैं। आपको अगर हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़नी है, या फिर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ बायोलॉजी पढ़नी है, या फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़नी है, या फिर बायोलॉजी के साथ हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप कैसे भी कॉम्बो बना के पढ़ सकते हो। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाता है। फ्लेक्सिबल चीज़ अच्छी होती है क्योंकि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो तो उस स्ट्रक्चर के टूटने का डर बना रहता है। लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो स्ट्रक्चर अपनी रिजिडिटी लूज कर दे और वो स्ट्रक्चर स्टैंड भी नहीं कर पाए। ये रीज़न है जो मुझे लगता है इस पॉलिसी का एक बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा 11th-12th में बायो पीसीबी लेता है, बायो ग्रुप लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेता है, तब वो 10+2 के बाद अपने मेडिकल की प्रिपरेशन करता है और फिर वो MBBS करके डॉक्टर बनता है। अगर हम बात करें प्री मेडिकल एग्जामिनेशन की, जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो यही होता है दैट द कैंडिडेट शुड बी ऑफ द PCB ग्रुप। बहुत से बच्चों को क्या होते हैं, PCB ग्रुप के जो मेडिकल में जाते हैं उनकी कमजोरी होती है बहुत से बच्चों की फिजिक्स और कुछ बच्चों की होती है केमिस्ट्री, लेकिन इन लोगों का फेवरेट पार्ट होता है बायो। तो अगर हम बात है एक डॉक्टर के लिए, बायो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन दवाइयों की नॉलेज वो केमिस्ट्री होती है और थोड़ी बहुत जो नॉलेज होती है वो फिजिक्स की भी होती है, जो आपके रेडियोलॉजी या उससे लिंक जितने भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। मैं इसी एग्जाम्पल को आगे ले जाते हुए एक और टॉपिक पे बात करूंगा, एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, जो कि ये कहता है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में हमें ड्रॉप आउट करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट करता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट करता है तो उसे बैचलर और फोर्थ ईयर में बैचलर्स रिसर्च डिग्री। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स हुए, अब हम MBBS का ही एग्जांपल लिया है, तो फिर अगर मान लीजिए MBBS भी 4 साल का होता है, फिर 1 साल इंटर्नशिप का होता है। MBBS का डॉक्टर अगर फर्स्ट ईयर में छोड़ता है तो उसके नाम के आगे उसे सर्टिफिकेट तो आप दे दोगे, लेकिन उसके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा? हम एक रियलिस्टिक एग्जांपल देते हैं। आप लोगों को मोस्टली स्किन की प्रॉब्लम्स होती है या कुछ लोगों को हड्डी की प्रॉब्लम होती है, तो आप एक MBBS के पास नहीं जाते। कहने को MBBS भी एक डॉक्टर होता है, आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। अगर हम एजुकेशन सिस्टम में ऐसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारे जो कंप्लीट डिग्री वाले जो MDs होंगे वो भी निकलेंगे? लेकिन इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग खुद जब तक इस टॉपिक पे सोचेंगे नहीं तब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम आखिरी टॉपिक पे भी बात कर ही लेते हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटी का था, जिसमें टॉप 100 कॉलेजेस को इन्वाइट किया जाएगा और इंडिया की टॉप 100 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को बाहर कैंपस सेटअप करने की परमिशन दी जाएगी। मतलब उनके भी 100 आएंगे, हमारे भी 100 जाएंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा डाउट है कि इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसमें खराबी होने की वजह से यूनिवर्सिटी में, बहुत सी यूनिवर्सिटी का ऐसा हाल है कि बच्चों को सालों तक डिग्री नहीं मिलती, जिनकी वजह से उनकी जॉब जो लगती है वो तक छूट जाती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो उनके हाथ से निकल जाती है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ वो लूज़ कर लेते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में पॉपुलेशन ज़्यादा है और सीट्स की कमी होने की वजह से यहाँ से बच्चा फ़ॉरेन चला जाता है। 8 लाख बच्चे हर साल इंडिया को छोड़ के हमेशा के लिए फ़ॉरेन चले जाते हैं और उधर ही बाद में वो सेटल हो जाते हैं। और मेडिकल लाइन में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सोवियन देशों में बहुत से बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट सीटें हैं महंगी और गवर्नमेंट सीट से है ही नहीं, क्योंकि वो बस कुछ 2-3-4 हज़ार ही हैं। लेकिन अगर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो वो लौट के आते हैं, उसके बाद उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती इंडिया के अंदर, क्योंकि उन्हें एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब वो इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अगर हम फॉरेन यूनिवर्सिटी को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं तो क्या हमारे बच्चे अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में तब पढ़ेंगे तो उनकी तब भी वैल्यू होगी कि नहीं?